6 का नेम क्या है अपना? लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो लाइंस, अब इस चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल, तो इस पूरे चैप्टर में हम लाइन के बारे में समझेंगे कि लाइन क्या होती है, और फिर उसके बाद हम एंगल्स के बारे में समझेंगे। अब ये आपको याद रखना है, ये जो चैप्टर है ना क्लास 9th का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बोलो कैसे? जब आप ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको 7 चैप्टर समझ में आएगा, और यदि आपने चैप्टर 6 अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है तो ये गारंटी है कि आपसे चैप्टर 7 भी नहीं बनने वाला। ठीक है, पूरा का पूरा जो चैप्टर 7 है ना, वो चैप्टर 7 डिपेंड करेगा किस पर? चैप्टर 6 पे। उसके बाद चैप्टर 8 वो डिपेंड करेगा चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 बोथ, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यानी हम चैप्टर 6 को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, हम इसमें अपना मेहनत नहीं कर पाएंगे, हम इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। जो भी होमवर्क मिले वो आपको डेली करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है, आप ऑन द तुरंत उसी टाइम पर आप टीचर से क्वेश्चन करें कि ये हमें नहीं समझ में आया। जब तक आप क्या, क्यों, कैसे नहीं करोगे, आपसे ना तो मैथ बहुत अच्छी बनेगी और ना ही आपकी बहुत अच्छी साइंस हो पाएगी। साइंस और मैथ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या, क्यों, कब और कैसे। तो बात करते हैं आज अपना प्यारा सा चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल की। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक मैथ की किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? तो ये मैथ की ज्योमेट्री। मैथ की कौन सी ब्रांच? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंतर्गत कौन आए? ये चैप्टर आता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। और एंगल को क्या बोलते हैं? कोण। लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। हमने तुमको देखा है, तो ऐसा नहीं, लाइंस को क्या कहते हैं? रेखा। ठीक है, तो और ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। अच्छा, ज्यामिति का मीन्स क्या होता है? जो ज्योमेट्री है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। कौन कौन से? वेरी गुड। एक बच्चा जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, सारे नहीं बोलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री किन 2 वर्ड से मिलकर बनी है? कृष्णा बताएगा। हाँ हाँ वो बता रहा है, देखो जियो प्लस मेट्रियन। तो जियो प्लस मेट्रियन ये 2 वर्ड से मिलके ज्योमेट्री वर्ड बना है। जियो का मीन्स होता है अर्थ, जियो को हम क्या कहते हैं? अर्थ। और मेट्रियन मीन्स हो गया 2 मेजरमेंट। तो कृष्णा तुमसे बना नहीं बेटा है, बैठ जाओ। अभी अपन ने 3rd चैप्टर में भी इसका मीन्स बताया था। 3rd चैप्टर का क्या नाम था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको यदि अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर 3rd में चैप्टर 3rd का क्या नाम है, चैप्टर 4 का क्या नाम है। जब आपको टॉपिक पता रहेंगे तब तो आप उसके बारे में उसके डीपली गहराई को समझोगे। जब आपको चैप्टर का नेम ही नहीं पता तो आप कैसे बता पाओगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने को। पहले चैप्टर को समझो, फिर चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब जैसे इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहले हम लाइंस की डेफिनेशन समझेंगे, फिर क्यों हंसी आ रही? हाँ, लाइंस पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन कितने टाइप्स की होती हैं, फिर यहाँ पे लाइंस की डेफिनेशन, लाइंस के टाइप्स, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं एंगल्स की। एंगल कितने टाइप के होते हैं, टाइप इनके। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ एंगल। इतने कुछ टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे किस चैप्टर में? चैप्टर 6 में। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स भी पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का मीन्स होता है रेखाओं के युग्म। पेयर ऑफ एंगल का, पेयर का मीन्स होता है युग्म। युग्म मतलब पेयर किस चीज को बोलते हैं? दो चीज की। जैसे मैं बोल दूं पेयर ऑफ मार्कर,
मतलब ये 2 मार्कर है, पेयर मतलब जोड़ा है ना। तो यहाँ पे हम एंगल्स के पेयर के बारे में बात करेंगे, इसी तरह लाइंस के पेयर के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरीके से क्या किन के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, यदि हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे तो। किसके बारे में, किसके बारे में, लाइंस एंड एंगल। लाइंस मतलब रेखाएं, एंगल मतलब कोण। तो बात करते हैं, ज्योमेट्री में यूक्लिड ने सब बताया कि ज्योमेट्री की, हमने 5th चैप्टर पढ़ा है, तो जो यूक्लिड को क्या कहा गया, ज्योमेट्री का क्या कहा गया, फादर। यूक्लिड इज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री। अब ऐसा नहीं था कि यूक्लिड के पहले कोई ज्योमेट्री के बारे में नहीं जानता था, लेकिन यूक्लिड ने ज्योमेट्री को व्यवस्थित तरीके से क्या किया था, अरेंज किया था, जिससे उनके बाद जब उनने व्यवस्थित किया, एक अरेंज किया ज्योमेट्री को, तो उसके बाद जो स्टूडेंट आए, जो टीचर्स आए, उनके बाद उन्हें जब उसके बारे में स्टडी की, किसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में स्टडी की, तो ज्योमेट्री के बारे में जब उन्हें स्टडी की तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ज्योमेट्री क्या हुआ, समझ में आ। जैसे यूक्लिड ने बताओ भैया 5th चैप्टर में उन्होंने बताया कि ज्योमेट्री जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, पॉइंट से। और पॉइंट को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु, है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट को डिफाइन किया, पॉइंट है तो कुछ नहीं, पॉइंट इज नथिंग, बट उन्होंने इस पॉइंट को क्या किया, डिफाइन, परिभाषित किया। पॉइंट क्या है, तो उन्होंने बताया पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस शेप। पॉइंट, उन्होंने बताया पॉइंट एक शेप है, पॉइंट एक आकार या आकृति है जिसमें कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। हिंदी में बोले तो बिंदु एक विमाहीन आकृति होती है। विमाहीन का मतलब, विमा या डायमेंशन, हिंदी में से विमा बोलते, विमा का मतलब होता है, विमा या डायमेंशन का मीन्स होता है कि हम उसके बारे में किसी शेप की, किस चीज के बारे में बात करते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। किसी भी शेप की मैक्सिमम कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं बेटा, 3, और मिनिमम कितनी हो सकती हैं, 1। कोई भी, हर एक शेप की डायमेंशन मिनिमम कितनी होंगी, 1, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होंगी, 3। यदि कोई शेप में केवल 2 डायमेंशन है तो वो प्लेन शेप कहलाता है। अब मैं अभी आगे नहीं बताऊंगा, थोड़ा आगे, अब जब 13 चैप्टर हम जाएंगे तो वहां पे हम समझा देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी हमने छोटी छोटी क्लास में समझा है। जिन शेप में 3 डायमेंशन होते हैं उन्हें हम सॉलिड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड शेप। जिन शेप में केवल 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, वो प्लेन शेप कहलाते हैं। क्या, प्लेन शेप। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बात करूं तो ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, इसके आगे बात करूंगा, क्योंकि अभी हमें स्टार्टिंग लाइन से ही करनी है। फिर उसके बाद लेंथ मतलब जिसमें केवल 1 डायमेंशन होगा तो उसे केवल लेंथ ही बोलेंगे, ठीक है, या लाइन बोल देते हैं। तो आप बोलोगे कि पॉइंट क्या है, बात नहीं, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस शेप। पॉइंट एक विमाहीन आकृति होती है। इसका मतलब पॉइंट एक ऐसी आकृति या एक ऐसा शेप होता है जिसमें ना ही लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इनमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, या नहीं बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, पॉइंट को, मैंने कई बच्चों को देखा, उनसे कहो बेटा इधर पे एक पॉइंट ए बनाओ, तो वो पता किस तरीके से बनाते हैं, पॉइंट को बना देंगे दिस इज अ पॉइंट ए। तो ये जो बनाने का तरीका है ना, इस तरीके से पॉइंट को इस तरीके से बनाना एक गलत है। पॉइंट को यदि हमें कहीं पर भी डिनोट करना है तो पॉइंट का मतलब ही था, पॉइंट इज नथिंग, पॉइंट का मतलब कुछ भी नहीं,
ठीक है। तो पॉइंट को जनरली एक हम हल्का सा टिप कर दें, वही क्या है पॉइंट। अब हम अपने पेन या पेंसिल से ऐसे नहीं करेंगे कि ये पॉइंट है। यदि तुमने ऐसे किया कि भैया ये पॉइंट है, तो जैसे तुम इस तरीके से घुमाओगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और कुछ ना कुछ ब्रेथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो उसकी जो डेफिनेशन थी वो तो क्या हो गई, गलत हो जाएगी ना। पॉइंट की लेंथ और ब्रेथ होती ही नहीं, और यहाँ पे जब तुम इस तरीके से बनाओगे तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई भी उसके पास हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखोगे पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस शेप। अब उसके बाद आते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम, हमारे चैप्टर का नेम क्या है, लाइंस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस से। ये कुछ हमें इतने टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लाइंस के बारे में जानेंगे, लाइन होती क्या है। तो लाइंस या लाइन, कोई भी एक लाइन के बारे में बात कर दूं तो जैसे हमने पॉइंट को समझ लिया, पॉइंट में ना तो लेंथ है और ना ही ब्रेथ। अच्छा, उसमें एक चीज और ध्यान रखना, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, एक ओनली वन टाइम, एक बार बस टिप करना, वही पॉइंट है। ठीक है बेटा, बात क्यों कर रहे हो, केवल इधर पे देखना है। ठीक है, बात नहीं करना आपको। अब यहां पे देखो, पॉइंट का मतलब नॉर्मल एक बार क्या करना, आपको टिप कर देना। अब पॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे, पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो पॉइंट को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से नेमिंग कर देते हैं कि एक कोई पॉइंट ए है। अब यहाँ पे जब एक पॉइंट है तो एक बस नाम की जरूरत पड़ी, लेकिन सपोज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, तो अब मैं कैसे नाम दूंगा, ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी, डी, ई, ऐसे कैपिटल लेटर में। कभी भी स्मॉल लेटर में मत दे देना कि ए पॉइंट, जो ए पॉइंट है स्मॉल बी, स्मॉल में नहीं दिया जाता। पॉइंट का नेमिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हम पॉइंट को हमेशा किस तरीके से क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नेमिंग कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं लाइन, किसमें, लाइन। और लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा। हमने तुमको क्यों देखा, क्या क्या कह रहा, देंगे। हाँ ठीक है, बस हो गई बात। तो रेखा या हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन। ये लाइन या रेखा कब बनती है, तो लाइन या रेखा बहुत सारे पॉइंट को अरेंज करके बनाई जाती है। कितने सारे पॉइंट को, तुमको तो बहुत सारे, जितनी तुम काउंटिंग करते जाओ, इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट को जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर मैनर्स के साथ, एक सीरीज के साथ, एक पॉइंट के बाद जस्ट दूसरा पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा मत करना कि भाई सर आपने कहा बहुत सारे पॉइंट का अरेंज कर दो, बेटा क्या हो गया तुम्हें, भूख लगी, मम्मी ने मारा था का, नहीं मारा था, चलो ठीक है, तुमने यार रिएक्शन दे रही है। अच्छा मतलब हल्दी चावल लिए हो ना तुम लोग, कहानी सुना रहे तुमको। अब जब सब लोग, जैसे ही कहानी खत्म हो गई तो आप लोग अपने अपने हाथों में हल्दी चावल और साथ में 100 का नोट, अच्छा ठीक है 50 का भी रख लेगा चल जाएगा, और यहाँ टेबल में आके आप रख दोगे। ठीक है, ये हमारी दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है, खैर बात नहीं, केवल फोकस इधर करेंगे। तो लाइन के बारे में क्या बोला कि भैया लाइन क्या है, बहुत सारे पॉइंट को अरेंज करके लाइन बनती है। बहुत सारे बोले तो इनफाइनाइट पॉइंट को जब हम अरेंज करते हैं, और कैसे अरेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज में अरेंज करते हैं, तब उन बहुत सारे पॉइंट से जो मिलकर बनता है उसे हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, या क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। सीरीज का मतलब जैसे आपने देखा होगा, सीरीज का मतलब होता है चैन, चैन का मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे नहीं। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरी ऑब्जेक्ट, दूसरी के बाद तीसरी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट इधर है
मैं कह दूं ये कोई ऑब्जेक्ट है, फिर इधर ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, इधर ये तीसरी ऑब्जेक्ट है, इधर ये फोर्थ ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं नंबरिंग कर दूं जरा इस सर्कल बना के, जे A1 है, A2 है और A3 है, A4 है, A5 है। ए सीरीज नहीं कहलाती, इसे सीरीज नहीं कहते। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मतलब यदि एक के बाद दूसरा दो तो आया, दो के बाद, अब इधर पे हमें कोई ये थोड़ी पता कि एक के बाद दो आया था, कि एक के बाद तीन आया था, कि एक के बाद चार आया था, पता है क्या? मतलब इस पहले वाले से तो सभी जुड़े हैं, तो ये सीरीज नहीं है। सीरीज क्या होगी? जैसे एक फिर दो, एक के बाद दूसरा, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ सर्कल। तो ये एक क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है? तो इसी तरीके से जब हम पॉइंट को कैसे अरेंज करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कंबाइन करेंगे, तो उससे उन सारे पॉइंट्स, उन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या बनता है? लाइन बनती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अब लेकिन पॉइंट तो बहुत छोटे छोटे थे, जरा समझेंगे। तो पॉइंट मतलब नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं थोड़ा बड़े बनाऊंगा। ठीक है, मत करना सर आप ही ने बता दो कि पॉइंट ऐसे नहीं बनाना, मैं आपको दिखाई देने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक पॉइंट है, एक है ना, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट हैं एक सीरीज कंबाइन है। कैसे है? ऐसे बहुत सारे पॉइंट जब हम लाइन से एक सीरीज कंबाइन कर देंगे, एक और जुड़े होने चाहिए वो आपस में, तो अब इधर से इधर तक जाने में भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इधर से इधर तक में। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट का क्या किया गया होगा? अरेंजमेंट किया गया होगा। तो उन बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से को जब अरेंज किया एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो उससे क्या बन गई? लाइन बन गई। अच्छा, भले इन पॉइंट की लेंथ नहीं थी, कुछ ना कुछ रही होगी, कुछ ना कुछ। एक्चुअल में वो लेंथ, मतलब जो बोला गया कि पॉइंट की जो थोड़ा सा शांत रहेंगे और इधर देखेंगे कि पॉइंट की लेंथ कुछ भी नहीं होती, यानी नियर अबाउट इक्वल जीरो होती। कितनी होती? लगभग जीरो होती। लेकिन फिर भी पॉइंट की वैल्यू मैं बोलूं तो पता कितनी होगी? 0.0000000000000000000000001 ऐसी कुछ, इतनी कुछ। तो ये वैल्यू नियर अबाउट जीरो के बराबर रही होगी, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया। तो अब ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट, जैसे इधर पे इनफाइनाइट जीरो, फिर उसके बाद 1, तो जीरो से तो कुछ बड़ी रही होगी। तो जब हम उन इनफाइनाइट पॉइंट को क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे, तो उससे मिलके क्या हो जाएगा? 1 यूनिट लेंथ नहीं बन जाएगी इनफाइनाइट पॉइंट, और इनफाइनाइट पॉइंट अरेंज कर देंगे तो और 1 यूनिट लेंथ बन जाएगी। कहने का मतलब, तो एक्चुअल में जो डिफाइन किया गया था जीरो को, कि जीरो इज अ डायमेंशनल लेस शेप। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो लेंथ रही होगी, वो लेंथ बहुत छोटी रही होगी, तो इसलिए उसे क्या बोल दिया? नथिंग। उसकी लेंथ कुछ भी नहीं, एक के लिए तो नथिंग। लेकिन आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है। तो वैसे यहां पे भी बूंद बूंद से क्या हो रहा है? एक लाइन बन गई। अब ध्यान से देखो, इन पॉइंटों ने क्या बनाई? लाइन। मैं इसलिए दोनों साइड एरो लगा दे रहा हूं कि एरो का मतलब इधर तक रुके नहीं, और भी आगे तक पॉइंट हम अरेंज कर सकते हैं, आगे या पीछे साइड। ठीक है, अब जब ये बहुत सारे पॉइंट को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया, तो इधर से इधर तक ये क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। तो याद रखना, लाइन की क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। लाइन में लेंथ। अब तुम इसकी लेंथ को मेजर बता पाओगे कि इसकी कितनी लेंथ है? ठीक है, लेंथ होगी, और लेकिन क्या ब्रेथ होगी? तो आप जरा बताओ, हमने पॉइंटों को इस तरीके से थोड़ी अरेंज किया, तो इसमें ब्रेथ नहीं होगी, लेकिन क्या होगी? लेंथ। यानी जो आप बोल सकते हो, अब आपको सर यदि हम इन पॉइंट को इस तरीके से अरेंज कर देते, इस तरीके से अरेंज कर देते, तो आप कहते कि क्या है? फिर इस लाइन की क्या हो गई? ब्रेथ हो गई, और लेंथ नहीं हुई। तो एक्चुअल में लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें डिस्टेंस हैं। दोनों चीजें क्या है? डिस्टेंस ही है। ब्रेथ को भी हम लेंथ ही बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो हम ये बोल सकते हैं
कि जो लाइन है उसमें या तो लेंथ होगी, या तो ब्रेथ होगी, या तो हाइट होगी, तीन में से एक चीज होगी। यानी केवल और केवल कितने डायमेंशन होंगे? एक ही डायमेंशन होंगे, है ना। टोटल कितने मैक्सिमम डायमेंशन कितने हो सकते हैं? 3। लेकिन लाइन एक ऐसा शेप है जिसमें कितने डायमेंशन होते हैं? ओनली 1 डायमेंशन। तो डेफिनेशन बन गई लाइन की क्या? कि लाइन इज अ शेप which have line is a shape which have only one dimension, only one dimension। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखना तो लिख लो, रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसमें केवल और केवल एक विमा होती है। लिखो डेफिनेशन उसकी, हिंदी में भी लिख लो, मतलब हिंदी में जो हिंदी मीडियम में है वो लिखेंगे, ठीक है। तो लाइन इज अ शेप विच हैव ओनली 1 डायमेंशन। रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसमें केवल और केवल एक विमा होती है। विमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इनमें से कोई एक चीज होगी। अब तुमको हाइट की कहां से बात हो जाएगी? ऐसे चलो तो लेंथ, ऐसे चलो तो ब्रेथ, हाइट कहां? हम कहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं मान लो इसको तुमने लेंथ लिया, इसको ब्रेथ लिया। अच्छा, ये लेंथ, ऐसे पॉइंटों को हम देखो, इस बोर्ड से बहुत एक पॉइंट, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट, किसकी ओर हम उन पॉइंट को अरेंज करें? आप लोगों की तरफ, along यू, ठीक है। वो पॉइंट्स हम जो पॉइंट्स का सीरीज बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और एक किसकी ओर? along, एक किसको डायरेक्ट करेंगे? आप लोग को। तो यदि ये लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये लाइन कौन सी होगी? फिर ये हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो ऐसे कुछ जाएगी। तो फिर उसमें केवल क्या होगी? इस वाले में लेंथ थी, इसमें ब्रेथ थी, और यदि ये लाइन ऐसे गई तो इसमें क्या होगी? हाइट होगी, ठीक है। तो इसके यदि इसके पास हाइट है तो इसके पास लेंथ नहीं होगी और ना ही इसके पास ब्रेथ होगी। केवल ना केवल एक ही डायमेंशन होता, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों ही चीजें क्या है? डिस्टेंस है। तीनों ही चीजें क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट मीटर होती है, आपको याद रखना। आप लेंथ को मेजर करोगे तो भी मीटर में मेजर करोगे, आप हाइट को मेजर करोगे उसे भी मीटर में मेजर करते हैं, आप ब्रेथ को मेजर करोगे उसे भी मीटर में मेजर करते हैं। यदि ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी, आप फिजिक्स में 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको सेम यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो समझो वो सेम चीज है, उनके नाम थोड़ा सा अलग हो गए हैं, ठीक है। वो उनका ऐसा यूनिट सेम है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आगे आप पढ़ोगे 11th क्लास में, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो वो सेम चीज है, ठीक है। तो इसी तरह लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब ये तीनों एक ही डायमेंशन है। क्या है? डायमेंशन सेम थे। आप 11th क्लास में डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीखोगे फिजिक्स में, ठीक है। अभी तो मैं केवल मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो लाइन, रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसमें केवल और केवल एक डायमेंशन होता है। इसको हम शॉर्ट और स्वीट में बोल दें, लाइन इज अ 1 डायमेंशनल शेप। 1 डायमेंशन शेप, 1 डायमेंशनल शेप को हम क्या कहते हैं? लाइन, ठीक है। और दूसरी तरीके से बोले तो जब हम पॉइंटों को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या बनती है? लाइन बनती है। तो दूसरी डेफिनेशन लिखना, वो भी लिखो। सेकेंड डेफिनेशन, when we arrange इनफाइनाइट पॉइंट। क्यों बेटा तुम लोग ना कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते हो, और जब आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे, आप बात में आपस में डिस्कस करने लगते हो, इधर की बात जो चल रही है उसको ज्यादा सुनना जरूरी है कि आपको अपना पर्सनल डिस्कशन करना जरूरी है? ये बता दो हमें, ये वाला जरूरी है ना। तो भैया कदे देख लो कहाँ हो अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। When we arrange infinite point, जब हम वो इनफाइनाइट पॉइंट को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। किस कॉम्बिनेशन में अरेंज करते बेटा?
सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करते। याद रखना, व्हेन वी अरेंज इनफाइनाइट पॉइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक के बाद एक, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, तो उसको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही चेन भी बोल सकते। चेन आपने देखा होगा, साइकिल की चेन, उसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या लगे होते, मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक, वेरी गुड, ब्लॉक बोलते। और छोटे छोटे ब्लॉक, एक ब्लॉक फिर दूसरा ब्लॉक फिर तीसरा ब्लॉक फिर चौथा ब्लॉक, ऐसे जुड़ के पूरी क्या बन जाती, चेन बन जाती। तो उसी तरीके से उसे बोलते सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते, और उसे हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट को हम कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं, तो उस समय उन पॉइंट, इस अरेंजमेंट से हमें क्या मिलता है, लाइन मिलती है। हमें क्या मिलती है, लाइन। तो व्हेन वी अरेंज इनफाइनाइट पॉइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, then this arrangement give a line। तो इस अरेंजमेंट से क्या मिलता है, लाइन मिलती है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखना का, लिख लो। देखो, जब अनंत बिंदुओं को, जब अनंत बिंदुओं की जब अनंत बिंदुओं की जब अनंत बिंदुओं की अरेंजमेंट, अभी अरेंजमेंट ही लिख लो थोड़ा, अरेंजमेंट, हाँ वेरी गुड। जब अनंत बिंदुओं की व्यवस्था, ऐसे लिख दो, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था श्रृंखला के आधार पर की जाती है, ठीक है, श्रृंखला के आधार पर की जाती है, तब उस व्यवस्था से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तब उस व्यवस्था से हमें क्या प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त होती है। काय रेखा, ठीक है, समझ में आया। लाइन में क्या होते हैं, एक ही डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कर्व्ड लाइन भी हमें पढ़नी है। ठीक है, लाइन तो समझा, एक कर्व्ड लाइन भी होती है, तो उसके बारे में भी समझो। ए हमने केवल किसके बारे में बता दिया, लाइन के बारे में। ठीक है, और एक चीज, हाँ, लाइन में मैंने क्या कहा था, लाइन में या तो लेंथ होगी, या तो ब्रेथ होगी, या तो हाइट होगी, तीन में से कोई एक चीज होगी। इधर देखो, बाद में बात करते कर्व्ड लाइन की। यानी यदि तुमसे कोई पूछे कि क्या लाइन में लेंथ होती है, तो आप क्या बोलोगे, yes. होती है। ठीक है, यस, लाइन हैव अ लेंथ। अब वो लेंथ को हम, उसकी जो लेंथ है, क्या हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्या हम उस लेंथ को मेजर कर सकते? तो आपको तो पता है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से लाइन अरेंज की गई है। क्या, कितने पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से लाइन को अरेंज किया गया है। अब सपोज वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से था, और अब हमें तो ना तो उसका एंड पता होगा और ना ही स्टार्टिंग पता होगा, ना ही एंड, कि वो लाइन स्टार्ट कहां से हो रही और एंड कहां पे होगी। तो हम बोले कि भाई लाइन यहां से स्टार्ट हुई होगी। अब हमने बोला है इनफाइनाइट पॉइंट, हो सकता कोई बोलेगा नहीं है, इधर से नहीं हुई, इसके पीछे भी इनफाइनाइट पॉइंट थे। तो कभी भी लाइन के हमें एंड पॉइंट पता ही नहीं होते। तो याद रखना, लाइन में, किसी भी लाइन में, लाइन हैव नो एंड पॉइंट, लाइन हैव नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। अच्छा, जब लाइन के एंड पॉइंट ही नहीं पता, एंड पॉइंट का मतलब ना तो उसका प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु, हमें पता ही नहीं है इस लाइन का। ठीक है, वैसे तो ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ऐसा नहीं होता, ये बहुत तरीके से होते कि गैप बनता ही नहीं है ना, तो एकदम सीधे सीधी लाइन दिखने लगती। और एरो शो करता कि इसके आगे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इसके साइड भी इनफाइनाइट पॉइंट।
तो जब इस लाइन में हमें एंड पॉइंट पता ही नहीं है, हाँ ये तो बोल रहे कि इसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ क्योंकि स्केल रखी तो बन रहा, लेकिन एंड पॉइंट तो पता ही नहीं कहां से कहां तक मेजर करें। तो इसकी जो लेंथ, अब इसका बोलेंगे इसमें लेंथ होती है, लेकिन वो लेंथ कैसी होती है, इनडेफिनेट नेचर की होती है, उस लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसी नेचर की होती है, इनडेफिनेट नेचर की। किसकी, लेंथ, लाइन की। अभी जब हम लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे तो उसमें दोनों एंड पॉइंट होते हैं और लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी हो जाएगी, डेफिनेट, निश्चित। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लाइन हैव नो एंड पॉइंट, सो लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की लेंथ कैसे नेचर की होती है, इनडेफिनेट नेचर की होती है। इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित प्रकृति की होती है बेटा, अनिश्चित। ठीक है, लाइन की जो लेंथ है, लाइन में लेंथ तो होती है, यस लाइन हैव लेंथ, बट लाइन की लेंथ कैसी होती है, कैसी होती है, अनिश्चित। तुम मेजर नहीं कर पाओगे, तुम क्लियर बता नहीं पाओगे कि वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है या 100 सेंटीमीटर की है या 1000 मीटर की है और किसी में भी तुम मेजर कर लो। जितनी बड़ी बड़ी यूनिट तो फिर हम और बड़ी यूनिट लेने लगते, मतलब लेंथ ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसकी यूनिट बड़ी वाली लेने लगते। अच्छा बताओ, लेंथ की बेस यूनिट क्या होती है, किसी को पता है? लेंथ की बेस यूनिट क्या होती है? 5th या 6th क्लास, 5th 4th क्लास में पढ़ा होगा आपने, मीटर। वेरी गुड। लेंथ की बेस यूनिट होती है मीटर, और लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? हाँ, अभी जो आपने, अभी मैं वही पूछूंगा जो आपने पढ़ रखा है, ये भी 4th 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मिलीमीटर, और सबसे बड़ी किलोमीटर, इसके अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन पता है, अब जब आप 11th में जाओगे और बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए मिलीमीटर से भी छोटी लेंथ हो जाती है। ठीक है, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब जैसे अपने हथेलियों में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उनको हमें देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की। तो उनकी जो वो भी जो जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी भी क्या होती होगी भाई, वो यदि माइक्रोस्कोप से हमें वो दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी लेंथ, कुछ ना कुछ ब्रेथ, कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो उनकी बहुत छोटी छोटी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, तो उनको मेजर किस यूनिट में किया जाता है? तो फर्मी या एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, एक माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर जो यूनिट बनी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मेजर करने के लिए बनी, तो उस यूनिट का नाम क्या दे दिया गया? माइक्रोमीटर। ठीक है, बाकी की अपन क्लास कल करेंगे। ठीक है।